नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो हम आपको बताते हैं कि बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों को सताने, डराने, धमकाने के लिए शायद मौकूफ़ा यानी वक्फ तरमीम बिल पेश किया है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान में आज ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को बचाना चाहती है, बीजेपी को हटाना चाहती है। यानी बीजेपी हटाओ हिंदुस्तान बचाओ की तहरीक अब हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी है और वो तहरीक चला रही है कांग्रेस, और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद चला रही है। और आपको बता दें कि अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ, इस बिल को चैलेंज करेगी, इस बिल के खिलाफ मुकदमा लड़ेगी। वैसे भी नाज़रीन कितनी बड़ी बात है कि जो हमारी सेक्युलर ताकतें हैं वो मुसलमानों की हिमायत में आगे आ रही हैं, जबकि आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु एम.के. स्टालिन ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चैलेंज करेंगे, इस बिल के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। तो इसी तरह आप देखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पहले ही ऐलान किया है कि वो कानूनी तौर पर इस बिल का मुकाबला करेगी। तो बहरहाल कांग्रेस के जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया है एक्स पर, जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल के दस्तूरी जवाज को चैलेंज करने के लिए तैयार है और चैलेंज करेगी। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। और दूसरी तरफ हैदराबाद में देखें कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा जिन्होंने ऐलान कर दिया था कि रियासती हुकूमत यानी तेलंगाना हुकूमत जिस तरह 400 एकड़ अराजी को की बोली लगाना चाहती है और उसे अपने कब्जे में लेना चाहती है, उसके खिलाफ उन लोगों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई दरख्त नहीं कटेगा, कोई सफाई नहीं की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वहां जमीन की सफाई पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया है। उसके बाद इन तलबा ने राहत की सांस ली है और ऐलान कर दिया है कि वो भूख हड़ताल नहीं करेंगे। तो ये खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार का बुरा हाल होने वाला है। और क्या ये सवाल भी गर्दिश कर रहा है क्या नीतीश कुमार के जो मुस्लिम कायदीन हैं पार्टी के, वो तमाम के तमाम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये सवाल अब तलाश करने के लिए हमें बिहार भी जाना पड़ेगा, तो हम इस प्रोग्राम के जरिए बिहार भी जाएंगे। तो वैसी खबरें हमारे पास है। और दूसरी तरफ आपको बता देंगे इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो गुंडागर्दी, दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल ये दहशतगर्दी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। अब अंदाजा कीजिए कि हंगरी का दौरा नेतन्याहू करते हैं, हालांकि उनके खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ वो यानी एक वारंट की गिरफ्तारी जारी करती है जंगी जराइम के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि हंगरी ना सिर्फ उन्हें मदऊ करता है बल्कि हंगरी ने ऐलान भी कर दिया है कि वो आलमी अदालत इंसाफ से निकल जाएगा, उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो भी आलमी अदालत इंसाफ से निकल जाएगा। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि आलमी सतह पर भी हक को दबाने की कोशिश की जा रही है और बेकसूर मुसलमानों को, खासतौर पर जो फलस्तीनी है, उन्हें उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, उनकी नस्ली ततहीर की जा रही है। हर रोज आप देखेंगे कि इसराइल में बमबारी के जरिए इसराइल कम अज कम 80 और 80 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है। लेकिन ना किसी आलमी बिरादरी को शर्म आ रही है और ना ही अमेरिका इस सिलसिले में कुछ कह रहा है। अमेरिका यही चाहता है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि फलस्तीनी जो मुसलमान है या फलस्तीनी जो हैं उन्हें वहां से निकाल कर किसी अफ्रीकी मुल्क में बसा दिया जाए। बहरहाल सऊदी अरब के कुछ लोगों ने ये जवाबन ये बात कही थी कि क्या ट्रंप ये नहीं समझते कि इसराइलियों को अमेरिका की किसी रियासत में बसा दिया जाए, क्या वो अमेरिकी रियासत में इन यहूदियों को बसाने के लिए तैयार है। इस तरह की बात इन सऊदी बाशिंदों ने की थी और हो सकता है कि उन्हें उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ रहा होगा। बहरहाल नाज़रीन इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। जो पहली खबर है आपको बता दें कि राज्यसभा में भी वक्फ तरमीमी बिल पेश हो चुका है, मंजूर हो चुका है। और इस सिलसिले में ये भी बताना आपको ज़रूरी है कि बाज़ इंडिया इत्तेहाद के कम से कम 3 अरकान ने इस राज्यसभा इजलास में शिरकत नहीं की, जिसमें शरद पवार भी शामिल हैं। तो बहरहाल शरद पवार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं, ये बीमारी सियासी है या फिर हकीकी बीमारी है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे अशर यासिर से। तो पहला जो है अशर यासिर, आप देखेंगे कि जयराम रमेश ने एक ट्वीट पर यानी एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसके जरिए उन्होंने आगाह किया है कि हम इस यानी वक्फ तरमीमी बिल के खान दस्तूरी जवाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से आज जयराम रमेश ने कहा उसी तरह से कल डीएमके के जो अध्यक्ष हैं और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने भी यही कहा था कि हम सबसे पहले इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। और उन्होंने कल
जब वो अपने असेंबली में दाखिल हुए तो उनके जितने भी लीडर्स सबने ब्लैक बैज लगाया हुआ था यहाँ पे। उन्होंने बाकायदा बोला भी कि ब्लैक बैज मैंने इसी वजह से लगाया कि बीजेपी कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करी, मुसलमानों के जो हुकूक हैं उनको कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश की जा रही है। जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की उस पर उनकी नज़र है, क्योंकि सबसे अभी तक 2 जगहों की ज़मीनें ये बेच चुके हैं। एक अगर बात किया रेलवे की या फिर डिफेंस की, अब इनकी नज़र जो है वो सबसे बड़ी जो इस वक्त है वो वक्फ की ज़मीन है उस पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बीजेपी ये कह रही है कि वक्फ बिल पास होने के बाद मुसलमानों का काफ़ी भला होगा, मुस्लिम जो पसमानदा उनका भला होगा और जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनका भला होगा। लेकिन हमने ये भी देखा सर कि जिस तरह से 3 तलाक पे इन्होंने कहा था कि मुस्लिम ख़वातीन का भला होगा, आज वो कहाँ है? आज उसका कोई भला हो रहा है? जी जी, क्या हो रहा है उससे लेकर? बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। और ये सारी चीज़ें आप जिसकी भी धार्मिक चीज़ों में आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? आपका काम लोकतांत्रिक चीज़ों को वो करना है, अप्लाई करना है। आपका काम ये भी है कि जहाँ मॉब लिंचिंग हो रही वहाँ पे भी उन लोगों को क्या बोलते हैं सज़ा दी जाए। आपका काम ये भी है कि अगर आपके ही किसी लीडर ने कुछ भी दूसरे धर्म से रिलेटेड, किसी भी मज़हब से रिलेटेड किसी को उल्टा सीधा बोला है तो उसको सज़ा दी जाए। लेकिन आप वो सब चीज़ें छोड़ करके आप देश में जो है रोज़गार पैदा करने के जो ज़रिए हैं उनको छोड़ दे रहे हैं। आप देश में कहीं ना कहीं एजुकेशन पे जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी वो सब ख़त्म कर रहे हैं। आप देश में हेल्थ का जो सिस्टम है सर, अभी आपने भी बात की थी कुछ दिनों पहले कि एक इंसान जो है लॉरी पे लेके जा रहा था अपनी बीवी को जो प्रेग्नेंट थी। और ये सारी, और जहाँ जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है जिस प्रदेश में, वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट में हमारी सरकार में काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन आप ये सब चीज़ें, आप इन सब चीज़ों से हट के बैठे हुए हैं। आप अभी तक इस चीज़ पे जवाब नहीं दे पाए कि अमेरिका ने हिंदुस्तान में जो लोग भेजे थे उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां क्यों डाली हुई थी? आप इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 26% वो क्यों लगाया गया है, वहाँ टैरिफ क्यों लगाया गया? आप इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए हमेशा मुसलमानों से रिलेटेड चीज़ें खड़ी कर देते हैं, जिस पे फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी जो वो है क्या बोलते हैं उसकी सेल है, IT सेल, वो भी इस पे बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट डालती है, जिसकी वजह से आपकी जो एक एक न्यूज़ होती है वो, और भी जो कुछ ऐसे लोग हैं जिसको आपने अभी कुछ देर पहले गद्दार भी बोला था वो होते हैं, वो सब सर्कुलेट करके वही चीज़ें चल रही होती। इस वजह से आप सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के लिए आपने 400 पार का नारा लगाया, लेकिन आप 240 पे अटक गए। और 240 भी किस तरह आया है वो आप ही जान सकते हैं या इलेक्शन कमीशन जान सकता है, जिस तरह से अपोजिशन का ये कहना है। लेकिन फिर भी अगर आप बात नहीं आ रहे हो नीतीश कुमार की बात सर जिस तरह से की जा रही है कि नीतीश कुमार ने अब डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि हम मुसलमानों के साथ नहीं हैं। जिस तरह से हमने देखा कि रमज़ान में वो हर जगह जा रहे थे, उसके बाद फिर अब उन्होंने डायरेक्टली मुसलमानों से हाथ झाड़ लिया है। और इससे ये भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह से आरजेडी का या कांग्रेस का ये कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो बीमार हैं और नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने घेरा हुआ है, वो जो घेरने वाले लोग हैं वो सारे बीजेपी के हैं और उसमें कुछ लोग इनकी पार्टी के भी जो कि बीजेपी में जाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको वहाँ से टिकट मिले और वो वहाँ से लड़के मंत्री बने। तो इस तरह से चीज़ें चलाई जा रही हैं। नीतीश कुमार लाइक रोबोट की तरह चल रहे हैं, वो जिस तरह से बीजेपी कह रही है उस तरह से वो चल रहे हैं। इसी तरह से हम बात करें अगर चंद्रबाबू नायडू की, तो उनका भी मसला अभी जो है कुछ ठीक नज़र आ नहीं रहा है। अभी बिहार में खैर इलेक्शंस होने इसी साल, अब उसमें चीज़ें सामने आ सकती हैं अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो। लेकिन अब आप देखेंगे कि बिहार के इलेक्शन के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का अहम किरदार होगा, उसी तरह के नताइज आएंगे जिस तरह के नताइज हरियाणा में आए हैं। हालांकि गैर मुतवक्के नताइज हैं। हरियाणा में ये कहा गया था कांग्रेस हुकूमत बना रही है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह हेरा फेरी की गई और जैसे कि इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और फिर नताइज बदल दिए गए। नताइज में जिस तरह का आप देखा कि उलट फिर हुआ है वो हैरत अंगेज़ था। तो महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र में भी यही कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस जो है वो महाविकास आघाड़ी को कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह बीजेपी के ज़रिए क़यादत इत्तेहाद को कामयाबी मिली और महाराष्ट्र की तबाही का आगाज़ हो गया। अब महाराष्ट्र में तरक्की हो रही है क्योंकि वहाँ पर खबरों को खोदा जा रहा है, खोदने की बात की जा रही है। ये तरक्की हुई है महाराष्ट्र में और कोई तरक्की नहीं हुई है, जबकि महाराष्ट्र को जो मिलने वाले अहम जो तरक्याती प्रोजेक्ट से वो गुजरात मुंतकिल हो रहे हैं। तो अब महाराष्ट्र का किस कदर बुरा हो रहा है और
गुजरात का भला हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फिर खुद अमित शाह भी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। अडानी की बात करें या अंबानी की बात करें, वो भी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहरहाल हम दो हमारे दो का मामला चल रहा है और जितने तरक्याती प्रोजेक्ट्स है हम दो हमारे दो को देते जा रहे हैं। बीजेपी की सारी चीजें दो जगह से चल रही, सबसे ज्यादा गुजरात से, उसके बाद फिर नागपुर से। जी आपने बिल्कुल सही किया। और ये वक्फ तरमीमी भी एक्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसका जो नजरिया है, इसका जो आइडिया आया है वो नागपुर से आया है। कब तक नागपुर से आप उसकी गुलामी में रहेंगे? वैसे भी नागपुर पहले से ही बदनाम हो चुका है आरएसएस के मामले में, आरएसएस के हेडक्वार्टर के मामले में। और आरएसएस बड़े दावे करती है कौम परस्त होने की। अगर वो कौम परस्त होती तो बरसों तक, कई दौहों तक आरएसएस ने हिंदुस्तानी परचम अपने हेडक्वार्टर पर लगाने से गुरेज किया था। तो इससे बड़ी गद्दारी मैं समझता हूं कि हो नहीं सकती। जो इंसान अपने मुल्क के परचम को नहीं मानता, मुल्क के दस्तूर को नहीं मानता, तो वो क्या हिंदुस्तानी है, क्या कौम परस्त है, ये सोचने वाली बात है। और ये मैं लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं सारी हिंदुस्तानी कौम को। और आपको ये सोचना होगा कि क्या आरएसएस हकीकत में मुहिब वतन हिंदुस्तानी है? क्या बीजेपी जो मुसलमानों के खिलाफ इकदाम कर रही है उससे हिंदुस्तान को फायदा होगा, बल्कि हिंदुस्तान को नुकसान होगा? हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी के जो रास्ते हैं वो हमवार होंगे। बिल्कुल, जिस तरह अभी हमने देखा है कि जब से 2014 से आप आए, आपने सिर्फ टारगेट मुसलमानों का किया है, और उसके बाद मुसलमानों को तो छोड़िए, देश का क्या हाल हुआ है। जी हाँ, देश हमारा कहां से कहां पहुंच गया, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम हो गया है। बदनाम हो गया। जिस तरह से आपको कांग्रेस पार्टी ने 2014 में मुल्क दिया था, और उसके बाद आज आप अगर मुल्क को देख रहे हैं तो आपने सारी चीज़ें बेच दी हैं। आप कहीं ना कहीं इस वक्त घाटे में चल रहे हैं, और आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो भी कहीं ना कहीं टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह चाइना से आपका रिलेशन टूट चुका है, आपका बांग्लादेश से टूट चुका है, कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो ट्रम्प भी वो काटने पे, हाथ पैर काटने में तुले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बीच आप सिर्फ मुसलमानों पे फोकस करके आप कुछ दिन तक ही राजनीति कर सकते हैं, आप ये चीज़ लंबे दौर तक चलने वाली नहीं है। लेकिन रीज़न ये है कि आपके जो मानने वाले हैं, आपके जो भक्त हैं, सर्कल में कहीं पढ़ रहा था कि अगर मोदी जी कहीं किसी क्या बोलते हैं, कोई वो होता है ना जो क्या बोलते हैं, सूखा हुआ, जी हाँ, उसको अगर बोल दें कि ये नदी है, तो कुछ उनके जो लोग हैं जो इस वक्त मीडिया में बैठे हुए हैं, वो उसमें पानी का आगाज़ भी कर देंगे और इस पर कश्ती भी चला देंगे, और उनके जो मानने वाले हैं, जो सो कॉल्ड अंधभक्त होते हैं, वो जो है उसमें तैर करके पार कर जाएं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में इस वक्त अगर कोई भी कुछ बोल देता है, दो लोग अगर हैं, कोई क्या बोलते हैं, मोदी जी या फिर भागवत जी, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सच हो जाती हैं। भागवत जी अगर कह देते हैं कि किसी मस्जिद पे अब कोई वो नहीं करेगा, तो उसमें फिर बीजेपी का रुख चेंज होता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद फिर यही होता है कि किसी और मस्जिद में आप जो है वो ढूंढते हैं कि भाई इसके नीचे मंदिर था, और उसके बाद जब आप मंदिर ढूंढने जाते हैं तो आप वहाँ पे हंगामा करने के लिए आते हैं, मस्जिद भर जाती, फिर आप रोड पे हंगामा कर रहे होते हैं। लेकिन भाई अगर मुसलमान मस्जिद भर जाती, रोड पे वो पढ़ रहा होता है नमाज, तो आप जो है कहते हैं कि रोड पे नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता कहीं ना कहीं शक के दायरे में डाल दी जा रही है। और ये वो लोग कर रहे हैं जिसका आपने बोला कि अभी कितने सालों तक उन्होंने अपने हेड ऑफिस पे हिंदुस्तानी परचम नहीं लहराया, बिल्कुल दस्तूर को नहीं माना उन्होंने। बिल्कुल। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में पहली खबर बताई थी जयराम रमेश की, जयराम रमेश कांग्रेस के लीडर हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस वक्फ तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। और हमने आपको ये भी बताया था कि एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु, उन्होंने भी कल ही ऐलान कर दिया था, और मैं समझता हूँ कि हम उन्हें सलाम करते हैं कि उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों का लिबास ज़ेब-ए-तन करते हुए किया है, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते हुए किया, और उन्होंने मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होकर मुसलमानों से ये गद्दारी कर दी। और आप अंदाज़ा करते हैं कि नीतीश कुमार भी अपने सर पर टोपी डालते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद मुसलमानों पर को टोपी पहना दी है। और जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो तो टोपी नहीं पहनते, क्योंकि टोपी हर कोई नहीं पहन सकता, और ख़ास तौर पर वो नहीं पहन सकता जो अपने बीवियों के साथ अच्छा नहीं रहता, या अपनी बीवी को छोड़कर भाग जाता है, या फिर आप देखेंगे कि उसके अखलाक और किरदार बदतर होते हैं, बदतरीन होते हैं, वो इंसानों का ख्याल नहीं रखता, वो हरगिज़ टोपी पहनने के काबिल नहीं होता। तो बहरहाल कातिलों को, लुटेरों को ये टोपी नहीं पहनाई जाती, ये टोपी पेश नहीं की जाती, बल्कि उन लोगों को टोपी पेश की जाती है बसद एहतराम जो इंसानियत का एहतराम करते हैं, और इंसानियत का एहतराम करने वाले ही इस टोपी के पहनने के काबिल होते हैं। तो बहरहाल हम बता रहे थे वक्फ तरमीमी बिल का, और वक्फ तरमीमी बिल तो राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया, मंजूर भी कर दिया गया है, और इस सिलसिले में यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा में
एनसीपी के 3 अरकान गैर हाजिर है, जिसमें शरद पवार भी शामिल है। पता नहीं शरद पवार की क्या मजबूरी है, उसी तरह की मजबूरी जिस तरह नरेंद्र मोदी की है या योगी आदित्यनाथ की है, जो आज तक खानदान के नहीं हो सके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर ये खानदान वाले होते, बीवी बच्चे वाले होते, तो फिर इन्हें आवाम की तकलीफ का, आवाम की परेशानियों का, महंगाई का, बेरोजगारी का जरूर एहसास होता। ना इन्हें बेरोजगारी का एहसास है, ना महंगाई का एहसास है, ना फिरका परस्ती का एहसास है, मुल्क की तबाही और बर्बादी का एहसास है, बल्कि इन्हें एहसास है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इख्तिदार पर फायद रखने का और अपने आप को 75 साल के भी इख्तिदार में बरकरार रखने का। इसी सिलसिले में यह कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर का दौरा किया, वहां पर नाग रगड़ी, लेकिन हमने तो नहीं देखा कि यह कहा जा रहा है, कांग्रेसी कायदीन कहते हैं कि वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत की और कहा कि मुझे मजीद वक्त दिया जाए ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज होने का। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि बीजेपी ने एक उसूल बनाया है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक उसूल बनाया है, और वो उसूल ये है कि 75 साल की उम्र के बाद कोई बीजेपी लीडर वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इस सिलसिले में आपने देखा कि किस तरह बेइज्जती के साथ और यानी तौहीन आमेद रवैया अख्तियार करते हुए LK आडवाणी, जिन्होंने बीजेपी को मजबूत किया, और उन्हें जलील किया गया और फिर उन्हें घर का रास्ता दिखाया गया। मुरली मनोहर जोशी को भी घर का रास्ता दिखाया गया। इसी तरह कई ऐसे बीजेपी कायदीन हैं जिन्हें घर का रास्ता दिखाया गया और कहा कि आप 75 साल के हो चुके हैं, मार्गदर्शक में आपको शामिल किया जा सकता है, कोई ओहदा नहीं दिया जा सकता। अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कब मार्गदर्शक में या सीनियर बीजेपी कायदीन में शामिल होने वाले हैं, बूढ़े और ज़ईफ उल उमर जो कायदीन है बीजेपी के उसमें शामिल होने वाले हैं, ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जो हशाज बशाज दिखाई दे रहे हैं, आडवाणी की तरह उनकी सेहत हो जाएगी और वो एक कमरे तक महदूद हो जाएंगे, और जो बीजेपी कायदीन है बुके लिए उनके घर पहुंचेंगे और बार बार उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि तुमने क्या कर दिया मुल्क का। जी बिल्कुल सही। जिस तरह से बात हो रही थी कि 75 साल के बाद लोग जो हैं, इन्होंने ही कानून बनाया था वो कि 75 साल के बाद कोई भी पार्टी में उस तरह से नहीं रह सकता, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन अब जब खुद प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उस दिन हमने यही बात बोली थी कि जब देश के प्रधानमंत्री RSS ऑफिस गए थे, शायद वो एक्सटेंशन लेने गए थे। जी। उसके बाद फिर हमने देखा कि लोकसभा में अखिलेश यादव ने भी यही बात बोली और काफ़ी लोगों ने भी यही बात बोली कि वो हो सकता है नाग रगड़ने गए हों, या हो सकता है वहाँ से एक्सटेंशन लेने गए हों कि हमें माफ़ कर दीजिए, अब हमें और टाइम दे दीजिए, क्योंकि हमें कुर्सी बहुत प्यारी और हमें घूमने की बहुत आदत है, मैं घूमता बहुत रहता हूँ। अभी भी हमने देखा कि इधर वक्फ का बिल पेश हो रहा है, उधर वो कहीं बाहर गए मैं घूमने के लिए। लेकिन सर इसी बीच जिस तरह हम बात कर रहे थे कि शरद पवार जो हैं वो दूर हैं, तो अभी एक खबर और ये भी आई कि जब विधेयक में मतदान में भी वो नज़र नहीं आए, लेकिन ये भी बताया गया कि JPC की बैठक में भी वो लोग नहीं आए थे, जो उनकी पार्टी के लीडर्स थे वो बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे JPC के। तो कहीं ना कहीं शरद पवार के ऊपर अभी शक की सुई घूम रही है, और जिस तरह से शिवसेना UBT हो या महाराष्ट्र की कांग्रेस हो, वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन फिर शिवसेना ये जो है इनकी पार्टी शरद पवार की NCP SCP, इसको लेकर के एक शक घूम रहा है कि किधर किस करवट बैठे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस से पहले सीट बंटवारे को लेकर के एक गहमा गहमी चल रही थी। खैर किसी ना किसी तरह सीट बंटवारा हो गया। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो फिर ये हुआ कि हम फलां की वजह से हार गए, ये हो गया वो हो गया। फिर शरद पवार ने खुद ही एक बयान दिया कि ये जो अलायंस हुआ था, ये अलायंस जो है जो क्षेत्रीय चुनाव होगा, मतलब जो वहाँ का लोकल बॉडी इलेक्शंस होगा, उस पर इसका कुछ भी नहीं होगा। अगर हम क्या बोलते हैं लोकसभा या असेंबली इंतखाबात में हम जो हैं उनके साथ में आएंगे, लेकिन जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है उसमें हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पैदा हुई। शिवसेना UBT ने भी काफ़ी कुछ बोला और फिर कांग्रेस पार्टी ने भी काफ़ी कुछ बोला, लेकिन शरद पवार एज ए सीनियर लीडर उनको उनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और उसी वजह से शायद उनको कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें सामने आ रही, जिस तरह से हमने बात की बिहार में, कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए आज बैनर लगे हुए हैं, उनको RSS की निकर पहन के नजर वहाँ पे दिखाया जा रहा है और लिखा हुआ है कि सब याद रखा जाएगा। उनको एक गिरगिट वहाँ पे बना हुआ है उसी पोस्टर में। तो ये सारी चीज़ें चल रही, कहीं ना कहीं आप लोग अब इस वक्त जितने भी सेकुलर लीडर बन रहे थे वो सारे के सारे बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से चिराग पासवान को सर आप भूल गए। चिराग पासवान भी इफ्तार पार्टी में जब जाते हैं तो वो भी टोपी और वो बिल्कुल रुमाल वगैरह रख के जाते हैं,
उनका भी जो स्टैंड था वो उधर क्लियर था कि हम बीजेपी उनके 5 अरकान पार्लियामेंट है। जी जी बिल्कुल, उनके 5 हैं और जयंत चौधरी के 2 जी हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो जो सेकुलर बन रहे थे, जो जो बहुत ही बड़े सेकुलर लीडर्स बन रहे थे, जब वो बीजेपी के साथ नहीं होते हैं या फिर जब क्या बोलते, चिराग पासवान तो हमेशा से ही मोदी जी के साथ रहते हैं, वो अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते हैं, जी हाँ, लेकिन जी हाँ। उनके जब पिता का रूम खाली किया गया था वहाँ से, तो उनके पिता की फ़ोटो जो कि मतलब हिंदुस्तान की जो राजनीति या बिहार की राजनीति है उसमें उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो गया है कि उनको हवा की भनक लग जाती थी, और चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वो उसमें कैबिनेट में मंत्री रहते थे। लेकिन उनकी फ़ोटो को भी देखा गया कि उनके डोर के बाहर फेंका गया हुआ है। उस वक्त भी उनको ये देखना चाहिए था कि बीजेपी किस तरह से इंसान को बेइज्जत करती है। लेकिन अभी उनका उगता सूरज है तो उनको सब सलाम करें, लेकिन जिस दिन भी ये सूरज थोड़ा सा ढलेगा तो उनको समझ में आएगा कि हम जिस नाव में सवार हैं उस नाव में कितने छेद हैं। बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पर हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही 20 जनवरी को सदारती ओहदे का हलफ लिया उसके बाद से हालात अमेरिका के बदलने लगे हैं। अब ऐसा लगता है कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई की और उसके बाद सारी दुनिया में हलचल मच गई। उसके बाद उन्होंने अजीब गरीब फैसला किया, टैरिफ आयद कर दिए और आपने देखा कि कल से टैरिफ पर अमलावरी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन कनाडा को हम सल्यूट करते हैं, कनाडा ने अमेरिकी कारों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है, जवाबी टैरिफ जिसे कहा जा सकता है। तो कनाडा ने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी है और ट्रंप ने वादे तौर पर कहा था कि वो कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाएंगे। तो बहरहाल कनाडा ने कहा है कि ये आपका ख्वाब है और क़यामत तक ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल अब ये खबरें आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो इक़दाम है वो अमेरिका के लिए भारी पड़ रहे हैं, अमेरिका की मईशत तबाही और बर्बादी की तरफ रवां दवा है। ऐसे में ये खबर आई है कि अमेरिका की कम से कम 7 जो फेवरेट कंपनीज होती हैं इन मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको अमेरिका की जानिब से टैरिफ्स का ऐलान करने के बाद $750 अरब का नुकसान हुआ है। तो ये अमेरिकी तबाही व बर्बादी का आगाज़ है मईशत की। बिल्कुल सर, जिस तरह से बात की जा रही थी, वहाँ के जो सीनियर बिजनेसमैन थे या सीनियर जो वहाँ के जिनको हम हिंदुस्तान में कहते हैं राजनीतिक पंडित, उनका भी ये कहना था कि जिस तरह से जिस रफ्तार से ये चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनको गलत दिशा में ले जा रही है, इनको ही नहीं पूरे अमेरिका को गलत दिशा में ले जा रही है। और वही चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी सारे ममालिक ने इसका विरोध किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें चलती जा रही हैं और उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई। इनको हिंदुस्तान की तरफ से भी ये बोला गया है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। और ट्रम्प ने एक और बात कही कि हिंदुस्तान जो है अगर हमसे बातचीत होगी तो हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन कितना कम करेंगे इसका अभी अंदाज़ा नहीं है। फिर भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रम्प जब से आए हुए हैं बहुत सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ये खुद अमेरिका के लिए परेशानी का बात है, वही कह रहा हूँ मैं, वहाँ के लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अभी जिस तरह आपने बोला कि कई कंपनीज जो थी उनको घाटा हो रहा है, सिर्फ 7 कंपनीज को $750 अरब का घाटा। बताइए अब तो वो फिर कंपनी किस तरह से उभरेंगी। और आप सिर्फ एक बंदे के इशारे पे काम कर रहे हैं और वो बंदा खुद बिजनेसमैन है और ऐसा लग रहा है वो खुद नफसियाती तौर पर कुछ मसाइल का शिकार है। आप देखेंगे कि 14 बच्चे हैं और अपने बच्चों को वो कांधों पर उठाए फ़ौरन ओवल ऑफिस में आ जाता है, अमेरिकी सदारती ऑफिस में आ जाता है। जो बाहरों में मेहमान मिलने आते हैं उनके सामने उन पूरे बच्चों को लेकर आता है। वो बच्चे शरारत करते हैं। एक अजीब गरीब मामला है। अरे भाई, बच्चे पैदा करना है तो ये आपका पैदाइशी हक़ है, आप बच्चे पैदा कीजिए, बच्चों को परवरिश कीजिए, लेकिन आप सदारती दफ्तर में आप बच्चों को लेकर दाखिल हो रहे हैं, अजीब गरीब लग रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि खुद हमारे देहाती भाई भी ऐसा नहीं करते, जो एजेंसी इलाकों में रहते वो भी ऐसा नहीं करते होंगे जो एलन मस्क करने लगे हैं। वैसे भी नाज़रीन, जैसा कि $750 अरब का नुकसान हुआ है, इसमें एलन मस्क की कंपनी भी शामिल है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो बैरूनी ज़र मुबादले के ज़खायर हैं हिंदुस्तान के, उससे कहीं ज़्यादा का सिर्फ 1-2 दिन में नुकसान हो गया है अमेरिका को। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका को अब मार पड़ने वाली है। इसलिए मार पड़ने वाली है कि अमेरिका जालिमों का साथ दे रहा है और मजलूमीन को मजीद दबा रहा है, उनके कत्लेआम में, उनकी नस्ली ततीर में अपना किरदार अदा कर रहा है। हम आपको लिए चलते हैं फ़लस्तीन में आप देखेंगे कि गजा पर इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों में 112 अफराद शहीद हुए हैं और इन शहादतों का यकीन मानिए कि अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ेगी। और आपने देखा कि 112 फ़लस्तीनी यहाँ शहीद होते हैं और उसी वक्त वहाँ पर आप देखेंगे कि $750 अरब अमरीकी मईशत को नुकसान पहुँचता है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में अमरीकी मईशत तबाह व बर्बाद हो जाएगी और जो
फ़लस्तीनियों की आह व बका है वो ज़रूर कबूल होगी और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ऐसे फैसले किए जाएंगे जिससे अमेरिका और इसराइल की तबाही यकीनी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे अमेरिका इसराइल की जिस अंदाज में मदद कर रहा है, आपने देखा कि किस तरह अमेरिकी जंगलात में आग लगी और वहां पर 250 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और जबकि आप अंदाजा जी कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल, आग काफी खतरनाक थी, उसके बाद पे सैलाब भी आया जिसमें काफी नुकसान हुआ है। तो ले दे के काफी चीजें चल रही जिसको यहाँ का मीडिया जो है, जो दरबारी मीडिया जिसे हम कहते हैं, वो छुपाने की कोशिश पूरी करा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के जरिए चीजें सामने आ ही जाती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है और इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।